औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, इंतहाई मोहतरम वाइस चांसलर डॉक्टर मोहसिन ख़ान साहब, मोहतरम जनाब इंजीनियर शुएब तनवीर साहब, और असातिज़ा कराम और इंतहाई अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ पे मकसद जो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने भी फरमाया और बाकी मेरे से पहले जो तशरीफ़ लाए लोग उन्होंने भी आपसे बताया कि हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल है हम इसको किस तरह से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। पिछले 79 ईयर्स में, जैसे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने फरमाया, बहुत से लीडर पाकिस्तान में आए। सब बुरे लीडर नहीं थे, उनमें बहुत अच्छे लोग भी यकीनन आए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरक्की में खातिर ख्वाह हिस्सा जो डलना चाहिए था वो नहीं डल सका। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से, अपनी उस नस्ल से जो अब बड़ी कम रह गई है, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा और पाकिस्तान बनाया, अगर आप उनसे पूछें तो जिन हालात में पाकिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे। भारत जिसने हमारे साथ ही आज़ादी शुरू की, जहाँ पे एक स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, एक स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी थी और जिसके पास वसाइल थे, और ये तय हुआ था कि जब पाकिस्तान आज़ाद होगा तो उसके वसाइल का हिस्सा इंडियन गवर्नमेंट उसको अदा करेगी, जो कभी अदा नहीं किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान ने, हमारी उस नस्ल ने जिसने पाकिस्तान बनाया, उसने इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत किया। हमने तरक्की की, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमने ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ हमने इस्तेफ़ादा किया। पाकिस्तान आगे बढ़ा, बहुत से मुल्कों से हम बेहतर भी हुए, और शुरू में जो हमारे लोग थे उन्होंने बहुत से दूसरे मुल्कों को आगे बढ़ने में मदद भी की। एक क्लिप मैंने देखा यूट्यूब पे, पीटीवी की न्यूज़ का वो क्लिप था, जिसमें वो बता रही थी न्यूज़ कास्टर के चाइना का एक डेलीगेशन पाकिस्तान को विज़िट कर रहा है। दैट वाज अर्ली 70s, और पाकिस्तान उनको बैंकिंग के शोबा में मदद दे रहा है और उनको सिखा रहा है कि किस तरह इंटरनेशनल बैंकिंग की जाएगी, और चाइना उससे फ़ायदा उठाना चाहता है और हमारे बैंकर्स उनको उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा आगाज़ ज़्यादा ख़राब नहीं था, हमने कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की की इस दौड़ में पीछे रहते गए। और आज हम ये ख़ित्ता जो आज तरक्की कर रहा है, जिसमें चाइना दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर बन रहा है, नंबर 1 सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, भारत भी तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश ने भी हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली, लेकिन हम इस तरक्की की दौड़ में अब पीछे रहना शुरू हो गए हैं। किस लिए हम पीछे रह रहे हैं, हमने क्या गलतियां की हैं, और क्यों हमने पिछले सालों में अपने लोगों को नाकाम बनाया है, अपनी कौम को नाकाम बनाया है, अपने मुल्क को नाकाम बनाया है। उसकी वजूहात क्या हैं वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे, उस पर मैं बात करूँगा, मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद आई वुड लाइक कि आप क्वेश्चंस जो आपके जहन में आएँ मेरी बात के नतीजे में, या वैसे आपके जहन में पाकिस्तान के बारे में सवाल हो, तो आप वो बड़े फ्रैंकली आप सवाल कीजिएगा। कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ सेंसरशिप नहीं है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, और मैं अपने इल्म के मुताबिक जो जवाब दे सका वो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। एक रिसर्च पेपर हमने बनाया है जो
ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी में हम भिजवाएं भी, जो आप उसको देखना चाहें वो भी देखें। और आपकी इन जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें हमें मदद मिलेगी उसको बेहतर बनाने में, आप सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान एक फेडरेशन है, बहुत से मुल्कों का जो निज़ाम हुकूमत है वो फेडरेटिंग निज़ाम हुकूमत है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क, अमेरिका है, भारत है और बहुत से मुल्क हैं जो फेडरेशन के तर्ज पर अपने आप को कायम रखे हुए हैं। फेडरेशन है क्या? फेडरेशन एक सॉवरन स्टेट है जिसके अंदर फिर फर्दर डिवीजन्स हैं, वो भी सॉवरन डिवीजन्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं, तो ये 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान के जो मिल के पाकिस्तान बनाते हैं। हम आज उन सूबों पे भी बात करेंगे और पाकिस्तान पे भी बात करेंगे। मुल्क बनते क्यों हैं, मुल्क बनाए क्यों जाते हैं, लोग क्यों मिल के ये चाहते हैं। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर एक हुक्मरान कायम कर लेता हूँ। मैं वोट डाल के अपनी खुशी से अपना हाकिम किसी को बना लेता हूँ, अपनी तकदीर का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का मालिक किसी को बना देता हूँ। हम ये क्यों करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी आज़ादी को कम करके अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाएं? इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है? हम ये इसलिए करते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत कायम होगी, एक मुल्क बनेगा, उसमें एक हुकूमत कायम होगी, वो हुकूमत हमारी वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करेगी। इसलिए हम अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाते हैं, बड़ी खुशी से बनाते हैं और इस उम्मीद से बनाते हैं कि वो हमारी वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, अमन व अमान कायम रखेंगे, वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जस्टिस सिस्टम हमारे अंदर बनाएंगे, हमें इंसाफ मिल सकेगा। एक सिस्टम हम ऐसा बनाएंगे, हुक्मरान हम ऐसे लेके आएंगे कि जो हमें इंसाफ मुहैया करेंगे। किसी कमज़ोर के साथ कोई ताकतवर कोई ज़्यादती नहीं कर सकेगा अगर हम एक हुकूमत, वेलफेयर की हुकूमत बना सकेंगे। इसी तरह हमारी सरहदों की हिफाजत भी वो हुकूमत करेगी, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी होगी। ये 7 ऐसी चीज़ें हैं जो आज का पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमें बताता है कि इन 7 ज़रूरियात की वजह से हमने स्टेट बनानी है, हमने हुकूमत बनानी है और वो हुकूमत हमारी मदद करेगी इन सब चीज़ों में। अब अगर हम देखें कि हमने एक मुल्क बनाया, बड़ी कुर्बानियों से बनाया, उसने अपना सफ़र शुरू किया, आज उस सफ़र को 80 साल होने को हैं, वी आर इन आवर 79th ईयर। तो इस मौके पे वर्ल्ड बैंक के एक ग्रुप ने एक पॉलिसी नोट लिखा, मार्च 29 के अंदर वो लिखा गया। उसका जो उन्वान उन्होंने दिया, दैट इज़ पाकिस्तान एट 100, कि पाकिस्तान 100 साल का जब होगा तो किस तरह का पाकिस्तान होगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम कंट्री बनना चाहता है या मिडिल इनकम कंट्री भी अगर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्हें काबू पाना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने लिखी वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। कोई इलाका ज़्यादा प्रॉस्पर है, कोई सूबा ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ इलाके और कुछ सूबे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ से पाकिस्तान को निकलना होगा अगर वो तरक्की करना चाहता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो गए हैं। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वो पुलिस हो, वो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह पे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, उन्हें हमें देखना पड़ेगा। और वीक इंस्टीट्यूशंस का नतीजा क्या निकलता है, जो आज हमारा सबसे बड़ा मसला है, जिस पे हर जगह पे बात होती है, आई होप यहाँ पे भी होगी। वीक इंस्टीट्यूशंस करप्शन को जन्म देते हैं। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे वहाँ पे करप्शन पैदा होगी। वीक इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस किसी
ताकतवर का हाथ नहीं पकड़ सकेंगे, किसी बाइख्तियार को उसके इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल से रोक नहीं सकेंगे। और उसका निशाना कौन बनता है? उस इनजस्टिस का निशाना हमेशा आम आदमी बनता है, मिडिल क्लास बनती है, गरीब आदमी बनता है। पाकिस्तान इस वक्त, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और उस पर जितना मैं गौर करता हूँ मुझे वो सच लगती है। आप भी कभी उस पर सोचिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर में है। यहाँ पे एक एलीट ने इस मुल्क को कैप्चर कर लिया है। वो एलीट हर महकमे में है, वो पुलिस में भी है, वो फौज में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह पे। और इन लोगों की तादाद कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है जो इस मुल्क को कैप्चर करके जिन्होंने रख लिया है। और उनकी ज़िंदगी, यकीन करें, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की ज़िंदगी से भी बेहतर है। आम आदमी सफ़र कर रहा है, मिडिल क्लास सफ़र कर रही है। और इसीलिए हम यहाँ पे आज खड़े हैं कि हमने अपनी मिडिल क्लास को आगे कैसे लेके आना है। ये नौजवान, ये बच्चे जो आज हमारे सामने हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने वाले हैं अगले 1-2-3 साल में, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो इनको कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये हमारी आज की बात का मकसद होगा इंशाल्लाह। एक और चीज़ जो आखिर में इन्होंने बात की, दैट इज़ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। जो कंसंट्रेशन हो जाती है इख्तियारात की एट द टॉप, उसको हमें ख़त्म करना होगा। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक बाइख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। और इसका क्या मतलब है? जैसे आज हम 4 सूबों में रह रहे हैं और ये 4 सूबे हमारे बड़े पुराने हैं, मुल्क से भी पुराने हैं कई सूबे हमारे। एक फेडरेशन के तहत, जैसे मैंने फेडरेशन की तारीफ आपके सामने की, एक फेडरेशन के तहत हमारे ये 4 सूबे एक मुल्क बनाते हैं और हम उस मुल्क में रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सूबे ऐसे लॉबसाइडेड हैं कि एक पंजाब है जो 52% ऑफ पाकिस्तान है। इसका मतलब है कि बाकी तीनों सूबे मिल के भी पंजाब से छोटे हैं। और ये एक ही मिसाल है पूरी दुनिया में, और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। अगर वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो, ऐसी कोई दुनिया में फेडरेशन नहीं है। ऐसी सिर्फ हम हैं, या तो हम बड़े अक्लमंद हैं, हमने ये तजर्बा करके रखा हुआ है, तो या दुनिया हमसे ज़्यादा समझदार है कि उन्होंने इस तरह से होने नहीं दिया। इसके बाद एक बलूचिस्तान हमारा सूबा है, वो रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है कि उसको कंट्रोल करना कोयटा में बैठ के अब हमें नज़र आ रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है। जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, जब सूबे बने थे, तो बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 11 लाख थी। 11 लाख लोग 350 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे। तो उन फासलों को कवर करना फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं था। और आज हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं, शुरू से देख रहे थे। उसमें हम कभी भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर सके। अब क्योंकि फॉरेन इंटरवेंशंस बढ़ गई है, अब जो वेपन्स हैं वो ज़्यादा लीथल हो गए हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी वहाँ पे ग्रिप जो है वो उतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही। तो दुनिया में मैंने आपको बताया कि हम ही एक फेडरेशन है जिसके फेडरेटिंग यूनिट इस तरह के हैं, दुनिया में और किसी के नहीं है। और अगर मैं आपके सामने जो 10 बड़े मुल्क हैं दुनिया के, वो अपने आप को किस तरह से चला रहे हैं, और ये सारी फेडरेशंस हैं। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा या दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी का मुल्क है। उसके 31 स्टेट्स हैं चाइना के अंदर, जो उन्होंने अपनी हुकूमत को तकसीम किया हुआ है। इंडिया, हम ज़ाहिर है एक ही वक्त में आज़ाद हुए, और आज़ादी के वक्त में इंडिया में सूबों की तादाद 9 थी। आज उनके जो यूनिट्स हैं उसको वो स्टेट कहते हैं या वो उसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उनकी तादाद 39 है। 78 ईयर्स में दे ग्रू फ्रॉम 9 to 39। और हम बड़े साबित कदम हैं, हम उस पे 4 पे ही खड़े हुए हैं अभी तक। यूनाइटेड स्टेट्स
332 मिलियन की पॉपुलेशन है, 50 स्टेट्स हैं। ये जब आगे बात होगी शायद आपका सवाल भी इसमें कोई आएगा। लोग कहते हैं जी अगर आप हर डिवीज़न को सूबा बना देंगे, जो हम आपसे बात करेंगे कि हम हर डिवीज़न को सूबा बनाना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं जी एक कराची एक होगा, एक लाहौर होगा और एक लोरालाई होगा, तो ये किस तरह के सूबे बनेंगे? इनमें तो कोई आपस में मुकाबला ही नहीं है। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वो अमेरिका की स्टेट्स को देखें। अमेरिका में एक स्टेट कैलिफोर्निया है जिसकी जीडीपी जो है वो दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों से ज़्यादा है, और वहीं पे एक स्टेट आर्कनसा है जहाँ से बिल क्लिंटन साहब सदर बन गए थे। वो इतनी रूरल स्टेट है कि वहाँ पे सिर्फ एक इंडस्ट्री है और वो राइस मिल है, कोई इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं है। और उन्होंने अपने आप को बाइबल बेल्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वहाँ पे आप पब्लिकली शराब नहीं पी सकते, शराब बेच नहीं सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते। तो वो अपनी तरफ से एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये विद इन फेडरेशन ऐसे यूनिट हो सकते हैं, और उस तरह के लोग जो वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो बड़ी खुशी से वहाँ पे वैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया है जो हमारे जैसे ही तकरीबन 28 करोड़ की उनकी आबादी है। 34 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं इंडोनेशिया में। नाइजेरिया उसके बाद आता है छठे नंबर पे, हम 5वें नंबर पे, हम 4 सूबों के साथ। नाइजेरिया 20 करोड़ की तकरीबन आबादी है एंड दे हैव 27 फेडरेटिंग यूनिट्स। ब्राज़ील 21 करोड़ की आबादी है, दे हैव 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। बांग्लादेश है, वो यूनिटरी सिस्टम पे चलते हैं, उनका हर डिस्ट्रिक्ट इज़ एम्पावर्ड। रशिया 142 मिलियन की पॉपुलेशन है और 46 प्रोविंसेस हैं उनके, 22 रिपब्लिक्स एंड 9 टेरिटरीज। क्योंकि उन्हें जो प्रॉब्लम है वो है जो बलूचिस्तान में है। इतना बड़ा रकबा है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और आप देखिए उन्होंने 46, 22 एंड 9 टेरिटरीज में उसको तकसीम किया हुआ है। मैक्सिको 13 करोड़ की आबादी है, 31 उनके हैं आपके। अभी हम अगर अपने देखें, हम यहाँ पे अगर फ़ंड्स की बात करें, सूबों के पास तो अभी फ़ंड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं साइज़ आपको एक पर्सपेक्टिव में चीज़ों को बताना चाहता हूँ, तो सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में ऐसे जो पंजाब से बड़े होंगे, अगर पंजाब एक मुल्क हो। और उन 12 मुल्कों में चाइना है, रशिया है, रशिया नहीं है, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है, इंडिया है। ये कुछ मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े होंगे अगर हम उसे करें। सिर्फ 31 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो सिंध से ज़्यादा पॉपुलस होंगी, जिनकी आबादी सिंध से ज़्यादा है। सिर्फ दुनिया में 31 ऐसे मुल्क होंगे। 41 कंट्रीज़ दुनिया में KPK से ज़्यादा आबादी है उनकी। KPK दुनिया में 42nd नंबर का मुल्क बने अगर आप आबादी के लिहाज से इसको मुल्क बना के देखें। बलूचिस्तान 172 कंट्रीज़ अपने रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटी हैं, 172 कंट्रीज़। तो ये इस किस्म की फेडरेशन है जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपके सामने क्या बात करना चाह रहे हैं कि हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें तो हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पंजाब में अगर मैं बात करूं तो 60,000 हमारे पास स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट लाहौर में बैठ के चलाने की कोशिश कर रही है, और हम सबको पता है कि नहीं चल पा रहे। KP में आपके पास 32,000 स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट पेशावर में बैठ के चलाने की कोशिश कर रही है और जो नहीं चल पा रहे। और उसी की वजह से हमारी हालत जो हमारी एजुकेशन की है वो ये है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने
मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट उनमें एजुकेशन के हालात क्या हैं और किस तरह। जो इंडेक्स उन्होंने बनाया, जो टेबल उन्होंने बनाया, उसमें पॉइंट्स उन्होंने रखे और कैटेगरीज उन्होंने बनाई। उसमें एक वेरी हाई कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स है जिनकी एजुकेशन बिल्कुल एग्जाम्पलरी होगी, फिर हाई थे जो 70 to 80 मार्क्स लेगा वो हाई कैटेगरी में, और मीडियम कैटेगरी में 55 to 70 मार्क्स, और लो कैटेगरी जिसमें सब कोई आ जाएंगे वो 0 से 25 मार्क्स के साथ आप होंगे। जब इस पे सारे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को नापा गया तो पाकिस्तान में एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था जो वेरी हाई कैटेगरी में आए जिसके मार्क्स 80 to 100 हों, एक भी नहीं था। हाई कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट था और वो इस्लामाबाद था। चारों सूबों में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक हाई कैटेगरी में आए। उसके बाद मीडियम कैटेगरी 55 to 70 मार्क्स के साथ ये मीडियम कैटेगरी बनी, जिसमें पूरे पाकिस्तान में 56 डिस्ट्रिक्ट्स उसमें आए। बलूचिस्तान में 0, एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो 55 मार्क्स भी ले सका हो। केपी में 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स मिले जो 55 तक कम से कम जिन्होंने मार्क्स ले लिए। इस्लामाबाद में तो हो चुका है पहले। पंजाब में 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हमें मिले जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद लो कैटेगरी है जो 0 से शुरू होती है, तो हर कोई उसमें आ जाएगा। बलूचिस्तान में ऑल 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर लो परफॉर्मर्स। केपी में मैंने आपको बताया 16 मीडियम एंड 18 डिस्ट्रिक्ट्स आर लो कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स। पंजाब में 32 मीडियम थे, आपसे बात हुई, और 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लो में आते हैं, जो 0 to 55 मार्क्स लेते हैं। तो गुड फॉर पंजाब, कम से कम यहाँ पे उन्होंने वो लो में सबसे कम पंजाब ही आपको नज़र आया। इसमें एक और चीज़ हमें नज़र आती है इस सर्वे में, वो स्कूल्स जो कैपिटल सिटी के करीब हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप कैपिटल सिटी से दूर होते चले जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस कम से कम होती चली जाती है। अब इसके बाद ये आपसे हमारी बात हुई, अगर हम बात करें केपी स्पेसिफिक बात अगर हम आपके सामने रखें तो उसमें भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने केपी में करना चाह रहा हूँ। अभी हमारी जहाँ स्टेट सेक्रेटरी थी प्रोफेसर साहिबा, उन्होंने बताया कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो पंजाब से कम है, बाकी सिंध से भी कम है। पंजाब का लिटरेसी रेट इज़ 66%। बहुत अच्छा तो वो भी नहीं है, बट बेस्ट इन पाकिस्तान है। एंड केपी का लिटरेसी रेट इज़ 51%। और लिटरेसी रेट की जब हम बात करते हैं तो आप ये जानते ही हैं कि हम हर उस बंदे को लिटरेट मानते हैं जो अपना नाम लिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताऊं कि रंजीत सिंह के दौर में 100% लिटरेसी उसने बनाई, 95-99%। किस तरह से? एक बुकलेट उसने बनाई जो हर एक के लिए पढ़ना कंपलसरी था। उसमें क्या था? पर्शियन, क्योंकि सरकारी लैंग्वेज थी, उसमें जो बंदा वो किताब पढ़ता था वो पर्शियन में एप्लीकेशन लिख सकता था, वो मैथ कर सकता था अपना। तो ये बेसिक 2 चीज़ें उसने हर अपने शहरी को सिखाई। हम आज तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं कर सके, मैकेनिज़्म कि हम अपने बच्चों को और अपने लोगों को ये सब कुछ सिखा सकें। इसके बाद यहाँ आपके पास 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान में ये तादाद 25 मिलियन है, और यहाँ पे भी ये
कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो हमारा केपी का कैपिटल है। 5 लाख बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो स्कूल नहीं जा रहे। 5000 ऐसे स्कूल मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि बग़ैर इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप बैठ के पढ़ना चाहेंगे तो आप क्या ही पढ़ेंगे। ये कुछ केपी स्पेसिफिक थे, ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। हम सब जानते हैं इसको कि क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी 31% है। तो जैसे पूरे पाकिस्तान में है वैसे ही है। 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिन्हें इस वक्त स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो अभी बातें मैंने आपके सामने की हैं, इनके जो नताइज फिर हमारे सामने निकले हैं वो इस सूरत में हमें मिले कि जो जितने इंटरनेशनल सर्वे हुए, जो यूएन ने करवाए, जो बाकी एजेंसीज़ ने करवाए, उसमें उसकी बात मैं चाहता हूँ आपके सामने रखूँ और फिर आपके सवालात पे हम शुरू करेंगे। ये यूएन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने डिफरेंट सर्वे किए हैं। सबसे पहले इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिस पे उन्होंने 167 कंट्रीज़ को स्टडी किया। हम उसमें 140th नंबर पे पाए जाते हैं। और ये आप देखेंगे हम बॉटम 10% पे आएंगे किसी भी दुनिया के सर्वे में। अगर आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें हम 193 कंट्रीज़ जो सर्वे हुई, वी आर एट 168th नंबर। रूल ऑफ लॉ हम 129th नंबर पे हैं आउट ऑफ 142। 44%, ये एक बात है जो हमें सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद जिसे करना चाहिए। 44% बच्चे वो हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है जिनकी। इसका मतलब है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। इसका नतीजा क्या होगा कि ना उनका ब्रेन डेवलप होगा, ना उनकी बॉडी डेवलप होगी। ये 44% जब बड़े होंगे, ये जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका अभी करियर शुरू होना है, जब ये अपने करियर की पीक पे होंगे तो ये उनके पाँव की सबसे वज़नी जंजीर होगी, क्योंकि ये वो सोसाइटी के लोग होंगे जो खुद आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जो अनएम्प्लॉयबल होंगे, जो कोई काम नहीं कर सकेंगे। और जब इतनी बड़ी तादाद आपकी काम नहीं कर सकेगी तो बिलीव मी, जो काम कर सकते हैं वो भी काम कर नहीं सकेंगे, वो भी आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर इसको मैं सिर्फ देखूं तो हमने अपने आने वाले 20 सालों में भी जो अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके रख लिया है। और अगर आज हम इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। कहीं से हम शुरू करें, आज हम ये फ़ैसला करें कि ये नहीं होगा। और हम तो मुसलमान भी हैं ना, हम तो ये भी समझते हैं कि अगर हमारा हमसाया भूखा होगा तो हमसे सवाल किया जाएगा। बाज़ लोग तो कहते हैं 40 घरों तक अगर हमसाया भूखा होगा तो फिर भी सवाल होगा। तो 44% आधे बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं, हमसे सवाल होगा। इस पर हमें जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगली दुनिया में हमें जवाब देना पड़ेगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास सिर्फ 38% लोगों को मिलता है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन दे आर 25 मिलियन, 2.5 करोड़। और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। इंडिया 150 करोड़ की आबादी है, लेस देन 2 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। हम 25 करोड़ की आबादी हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये हैं जो कल आपकी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। अब इसमें लोगों ने इसको ठीक भी किया है अपनी चीज़ों को। ऐसे मुल्क हैं, चाइना की अगर आप मिसाल देखें, हम सब ने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है हमें पता है कि चाइना में
दुनिया में सबसे ज़्यादा ओपीएम कंज्यूम होती थी। जिस तरह भी अंग्रेज़ों ने उनको लगाया, लेकिन पूरी कौम ओपीएम के नशे में थी। कहाँ से उन्होंने राइज़ किया, कहाँ से उन्होंने अपने आप को ठीक किया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के मुकाबले में खड़े हैं। बहुत सारे फील्ड्स में उनसे बहुत आगे खड़े हैं। इंडिया, आई हेट टू गिव एग्जांपल्स ऑफ इंडिया, लोग भी अच्छा नहीं समझते, बट उन्होंने भी पिछले 30 साल में तरक्की की है। कितने लोगों को गुर्बत से बाहर लाए। अभी भी 800 मिलियन लोग उनके गुर्बत से नीचे हैं, हालत ख़राब है उनकी, लेकिन दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी उन्होंने अपने आप को बना दिया। तो हमें भी कहीं से सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा। जब सूबे बने थे, जब ये इस मुल्क में सूबे बनाए गए थे, 51 का अगर आप सेंसस देखें, उसमें पंजाब की आबादी सिर्फ 20 मिलियन थी, 2 करोड़ लोग थे। अब शायद अकेले लाहौर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। आज वो आबादी बढ़ के 2 करोड़ से 13 करोड़ हो चुकी है पंजाब की आबादी। सिंध जो सिर्फ 6 मिलियन था, आज सिर्फ कराची 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर बना हुआ है। सिंध ग्रू फ्रॉम 6 मिलियन टू 55.6 मिलियन। खैबर पख्तूनख्वा, और ये मैं आपसे 2023 के नंबर शेयर कर रहा हूँ, 2 साल गुजर गए, हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे अभी तक। खैबर पख्तूनख्वा, व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड 5.8 मिलियन पीपल इन द प्रोविंस। अभी क्या है? 40.8 मिलियन, ऑलमोस्ट 41 मिलियन, 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी। बलूचिस्तान 1.1 मिलियन से स्टार्ट हुआ था, अभी बात मैंने आपके सामने की। नाउ दे आर लाइक 1.5 करोड़, 14.89 टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो ये जब हमने बनाए थे तो ये सूबे थे, और आज हम कहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हमने कोई तब्दीली आने नहीं दी अपने इस सिस्टम में। तो इसी तरह बाकी बहुत सी का डाटा है मेरे पास, वो ज़्यादा आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं।